ये बजट जो है, जब बजट आने वाला होता है तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है। लोग बड़े ध्यान से और दिल लगाकर टीवी के सामने बैठे होते हैं कि पता नहीं हमको क्या मिलने वाला है, क्या हमारी भलाई होने वाली है, क्या हमें फायदा होने वाला है, क्या हमें उन्नति मिलने वाली है। ये जो बजट है ये हर उस पे विफल रहा है। कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। ना तो किसान है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कहा है फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स। आज फार्मर्स भी खुश नहीं है, महिलाएं भी खुश नहीं है, बच्चे भी खुश नहीं है, व्यापारी भी खुश नहीं है। कोई भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है क्योंकि इस बजट में है ही कुछ नहीं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन मैं एक बात वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने किसान की परिभाषा क्या रखी है। क्या सिर्फ किसान वही है जो गेहूं, ज्वार, मक्की, धान बीजता है, या किसान वो भी है जो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो वहां पे सेब की फसल करता है, फ्रूट की फसल करता है, उगाता है, और उसको जो नुकसान होता है क्या उसकी भरपाई के लिए भी इन्होंने कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा। जितने ये हिल एरियाज है उनके लिए एक स्पेशल बजट चाहिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक सड़क बनानी है तो अगर मैदानों में उसके लिए 1 करोड़ लगता है तो पहाड़ों में उसके लिए 5 करोड़ लगता है, लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल का आज जो सेब है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, ऑफ सीजन सब्जियां उगाई जाती हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा हुआ। इस बजट से कोई खुश नहीं है। महिलाओं की तो बात ही क्या करनी है। बहुत महिला करते हैं, उसका बड़ा सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनका बजट भी कम कर दिया है। जो महिलाओं के उसमें है 2700 करोड़ से 2400 करोड़ कर दिया है। कुपोषण के लिए जो बात होती है 1.2 करोड़ बच्चे हैं जिनके लिए 8,000 करोड़ चाहिए अगर हम उनको सेहत देना चाहते हैं, उसका भी कहीं प्रावधान नहीं है। बड़ी बातें की जाती हैं। अभी इन्होंने कहा गुप्ता जी ने कि मैं भी पिछले पेपर देख रही थी, कहा जाता था जब पाकिस्तान से कि 1 सिर आएगा तो हम 10 देंगे। यहाँ मेरी आज बहन नहीं बैठी हुई स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहनाई दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। कहाँ है वो? मैं बात नहीं करना चाहती। आज रोज हमारे यहाँ पे किसी ना किसी शहर में हमारे पास फौजी के उसमें आते हैं, तबूत में बंधे हुए डाले हुए आते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के हालात, अभी मेरे भाई बोल रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए कि क्या हुआ, क्या किया, लेकिन इतनी बुरी हालत मेरे भाई 2000 से लेकर 9 तक इतनी नहीं थी जो आज हो रही है। कहाँ है वो? कहाँ है वो बातें? केवल जुमले ही थे। आज इतना कुछ दिया जाए, ये सिर्फ बातें हैं, बातों के लिए कुछ नहीं है। कहीं पे कौन सा हमारा विदेश नीति है? कौन सा हमारा जो नेबर है, जो हमारा पड़ोसी देश है हमसे खुश है? जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया। श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें जला रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है, और हम विदेश घूम रहे हैं, खूब विदेश जा रहे हैं। कौन सी एफडी आ गई है विदेश से, मुझे बताए। जितना खर्च विदेशों पे जाने में हुआ है उसी से तो हम अपने देश का और भी भला कर सकते थे, उसको और भी उन्नत ले जा सकते थे। कोई हमारी नीति नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं नड्डा जी, 1 मिनट, जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, चाहे वो नाहन में है, चाहे हमीरपुर में है, चाहे मंडी में, जब एमसीए की टीम आती है कहाँ से फैकल्टी के प्रोफेसर लिए जाते हैं। कभी इंदिरा मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, कभी टांडा से जाते हैं, तब वहाँ कॉलेजों के लिए पूरा ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए नड्डा जी जहाँ पे फैकल्टी के लिए प्रोफेसर ही ना हो। कौन से बच्चों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं जहाँ की सुविधाएं नहीं है? तो मैं इसलिए ये कहना नहीं, ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं और हमेशा ही हमारे लिए ऐसे किया जाता। 2 मिनट में मैं खत्म करती हूँ। आप हर इंश्योरेंस का प्रदेश में अपने अपने प्रदेश में है। 5 लाख के लिए कहा गया 1 साल के लिए। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि अगर मिनिमम पैसा है किसी का, अगर बड़े बड़े शहरों में 3000 है, 1000 है, और उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, और पेनल्टी पे भी जीएसटी लगा दिया वित्त मंत्री जी। अगर पेनल्टी भी लेनी है, कसूर है गरीब का कि वो 1000 रुपया भी नहीं रख सकता बैंक में, उसकी पेनल्टी के ऊपर भी आपका जीएसटी है। और इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास की बातें हो रही हैं,
और जो लेता है फ्लैट ले उस पे भी वो जीएसटी दे। आप मुझे बताइए ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरह से सरकारें नहीं चल रही। तैयार हो जाइए, अगर हमने गलतियां की थी हमने भुगत ली, आप भुगतने के लिए दो न, और वैसे भी आपका ये बटा 4 महीने का है, आप इस फसल का इंतजार कर रहे हैं कि ये फसल आए और हम किसानों को पैसा दें और अगली फसल के लिए कुछ नहीं, और आप इलेक्शन ले ले। ये होने वाला नहीं है। इस बुलावे में मत रहिएगा, आपको जाना ही होगा और जाएंगे। जनता आपसे नाराज है। राजस्थान का आपने देख लिया, गुजरात में देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हुई हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूं, कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है आप अब चुप रहिए। मुझे लगता है बैठकर इंटरवेन न करें आप। मुझे लगता है कि एक कुशल गृहिणी अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीजें उसमें डाल देती है। यही इस अभिभाषण में है, कुछ नया नहीं है। वही उज्ज्वला है, वही दीनदयाल है, और वही पे जो है मिशन की बातें हो रही हैं। बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है। ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आज विद्यार्थी जो पूरे देश में झंडा लेके खड़े हैं, उनको अपने भविष्य का फिक्र है कि हम डिग्री तो ले लेंगे पर नौकरियां कहां से लाएंगे, क्योंकि इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये अभिभाषण ऐसे लगता है जैसे मुंगरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। मुंगरी लाल के 2014 में भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए रहे हैं। अभी राणा जी बोल के गए, राणे कि जी कांग्रेस भी मैनिफेस्टो देती थी, हमने करके दिखाया है। आज अगर आप गरीबी की रेखा से नीचे देखें तो लोगों का हुआ है। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? आईआईटी किसने बनाई? एमएमटी किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है, और कुछ नहीं किया है। मास वही करो। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। कुछ नहीं है, ना महिलाओं के लिए है। आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में हैं कि हमारा भविष्य ठीक है, हम सुरक्षित है, वहां उनको कुछ दिया नहीं जा रहा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत इतिहास के बखे हुए हैं, मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आंख बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो मैडम, प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें। मैडम प्लीज, इस तरह की भाषा एक भील जाति के लोगों ने, एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। कहां थे तब? आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए हैं। और हमने सिखाया आपको अहिंसा, आपने सिखाया है जनता को हिंसा, नफरत। पर बोले, इधर बोले, और चेयर को एड्रेस करें प्लीज। आप चेयर को एड्रेस करें। और आज तो मैं उपाध्यक्ष जी देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? मुझे याद है जब कम्युनिस्ट पार्टी ने
भारत की आजादी को नहीं माना था, 4 साल के लिए बैन कर दी थी, लेकिन उनको देशद्रोही नहीं कहा था नेहरू ने। सरकार ने देशद्रोही नहीं कहा था। पंडित नेहरू के खिलाफ लोकसभा में वाजपेयी जी बोलते थे, उनको देशद्रोही नहीं कहा था। आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? आपके पास ना तो कोई कार्यक्रम है, ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है, कुछ नहीं है। केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हमारी महानायिका ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांट दिया था, और ये आज पाकिस्तान के नाम से डरा रहे हैं। और वैसे कहते हम बहुत मजबूत है, हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। क्यों भाई, क्या है वो? आपका कुछ लगता है? हाँ, जरूर लाहौर में जरूर बिरयानी खाने गए थे, कांग्रेस नहीं खिलाती, बिना बुलाए गए थे। और आज बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं। आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। मैडम, आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में चर्चा लोग, ना करें। मैं उनको एड्रेस ही नहीं करती जी, मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ, वो है ही कुछ नहीं, जिनको बोलने की समझ नहीं है, उनसे क्या बात करनी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश के टुकड़े मत कीजिए, नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए प्लीज। अब देश के टुकड़े मत कीजिए। आज जो हम इस स्थिति, आपका इसी सीए ने, आज जो आपका एक ही देश था, पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इस सीएए से नाराज कर दिया है। आज वो भी सोच रहे, उसके 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बातें हो रही है। इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का, प्रस्ताव लाने का, तो उनके एमपी क्यों ले आए थे? उनको कश्मीर क्यों ले गए थे? आपने खुद उनको इनवाइट किया है, आपने खुद इसको इंटरनेशनल बनाया है, आपने खुद इनको, दूसरे लोगों को इसके ऊपर दखल देने के लिए बुलाया है, और उन्हें नहीं बुलाया। जब तक हमारी सरकारें थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले। आप लोगों ने किया है ये सब, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खिला दो जी, यही आपकी यही आप करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूं कि इस देश को मत बांटिए, इस देश की एकता को बनाए रखिए। इस देश में जो भी यहाँ है, आज वो सदियों से रह रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे भाई वो तो है ही इस्लामिक कंट्रीज, उनके बारे में क्या बोलना है? हम तो सेकुलर, हम तो धर्म को मानते हैं। किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुन के उसने सीता को वनवास भेज दिया, और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते। किस राम राज्य की बात करते हैं? किसको पूजते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। सिर्फ केवल कहने से बात नहीं बनती है, ऊंचे ऊंचे भाषण देने से नहीं बात बनती है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इस देश को मत बांटिए, एक रहने दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए। ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत धन्यवाद।